नमस्कार दोस्तों, आज आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा। जंतुओं की तरह पादप में भी दो प्रकार का जनन होता है। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले देखते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक होता है। जब एक ही जनक से उत्पन्न होगी संतान तो वो अपने जनक का क्या होगी, क्लोन होगी, अर्थात अपने जनक के हूबहू जैसे होगी। जैसे उसका जनक होगा वैसे वो भी होगी। परंतु जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसमें दो जनक होते हैं। क्या होते हैं? दो जनक। और एसेक्सुअल में एक जनक होता है। एक जनक होने के कारण वो अपने जनक का क्लोन होती हैं। और इसमें दो जनक अर्थात इसमें जो लैंगिक लक्षण होंगे, आनुवांशिक लक्षण होंगे, एक मेल से आएंगे और एक फीमेल से आएंगे। दो जनक में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो मेल से भी कुछ लक्षण आएंगे और फीमेल से भी कुछ लक्षण आएंगे। तो जो संतान होगी उसमें क्या होगी, आनुवांशिक विभिन्नता होगी, अर्थात वो अपने जनक से भिन्न होगा। और एसेक्सुअल में क्या होता है, वो अपने जनक का क्लोन होती है। अब एसेक्सुअल का एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल होता है मुकुलन। क्या? मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, एक जीव होता है छोटा सा, उसके अंदर छोटी से उभार उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? उभार। जैसे कि ये देखिए, एक उभार उत्पन्न हो गया, ये उभार उत्पन्न हो गया, ये उभार उत्पन्न हो गया, ये उभार उत्पन्न हो गया। बाद में यही उभार क्या होगा, जनक संतान से अलग हो जाएंगी, यानी जो मूल होगा उससे अलग हो जाएंगी। अलग हो करके नए पादप का निर्माण करेंगी। अब देखिए, एक सेल थी, एक सेल में ये मुकुल, ये मुकुल, ये मुकुल। मुकुल मीन्स होता है क्या, उभार। क्या? उभार। बड मीन्स कली, कली में जैसे उभार उत्पन्न होता है। एक ये दो, ऐसे एक जनक से कई सारे पादप उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा एक होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में देखिए, एक सेल थी, एक जनक सेल थी। एक जनक सेल के अंदर ये क्या था, न्यूक्लियस था। अब ये जो था, ये इसी से ये रूपांतरित हुई। चाहे इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाए, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य बढ़ जाए, या फिर कोशिका भित्ति आकार में वृद्धि करे। वृद्धि करने के फलस्वरूप इसमें से देखिए, ये छोटे छोटे एक सेल से अनेक नए सेल बन गए। एक ये आपका ये बन गया, ये बन गया, और इन सब में भी एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। तो एक प्लाज्मोडियम से कई सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। तो इस प्रकार के जनन को भी क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषता ये होती है कि इसमें जो संतानें होती हैं वो जनक की क्लोन होती हैं। अब सेक्सुअल में देखिए, इसमें दो जनक होता है, इसमें क्लोन नहीं होती। इसमें माता पिता से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सेक्सुअल के लिए दो, एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। मेल से स्पर्म रिलीज होता है। क्या? स्पर्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और फीमेल से ओवम रिलीज होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। क्या? अंडाणु। ये शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, ये दोनों सिंगल सेल की संरचना अर्थात अगुणित होती हैं। क्या होती हैं? अगुणित। अर्थात इनमें गुणसूत्र जो होते हैं वो जनक सेल के आधे होते हैं। जैसे इसमें मनुष्य का एग्जाम्पल लीजिए, तो मनुष्य में सभी सेल में तो 46 गुणसूत्र होगा, परंतु जो लैंगिक सेल होंगे अर्थात जिसमें स्पर्म और ओवम रिलीज होगा, उसमें क्या होगा, 23 गुणसूत्र होगा। ध्यान समझिए हमारी बात को। मनुष्य के प्रत्येक सेल में 46 गुणसूत्र होगा, परंतु जो स्पर्म जो मेल से रिलीज होता है और फीमेल से जो ओवम रिलीज होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। क्या होगी? 23 होगी, अर्थात यन होगी। उसको यन कहते हो, अगुणित अर्थात यन कहते हो। जब ये दोनों यन मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। और इस 2n संरचना को क्या कहते हो, जाइगोट कहते हो। क्या कहते हो? जाइगोट। मेल से रिलीज हुआ स्पर्म और फीमेल से रिलीज हुआ ओवम, दोनों आपस में मिल करके एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं। उस द्विगुणित संरचना को क्या कहते हो, जाइगोट कहते हो। हिंदी में उसी को क्या कहते हो, युग्मनज कहते हो। क्या? युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित संरचना होती है, जबकि शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, वो अगुणित संरचना होते हैं। शुक्राणु स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। अब इस जाइगोट यही परिवर्धित होकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। इस एम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और यही भ्रूण आगे चल करके नए प्लांट का, अगर प्लांट के संदर्भ में अध्ययन करते हो तो नए प्लांट का निर्माण करेगा, और जंतुओं के संदर्भ में अध्ययन करते हो तो न्यू चिल्ड्रन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ हो गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कलम लगाना। कलम लगाने से नए पौधे का निर्माण होता है, तो वो अपने जनक के समान ही होगा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतान होती है वो जनक संतान की, जनक की क्लोन होती है। और लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक से भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण ही
सभी जंतु और सभी मनुष्य अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगर सभी क्लोन होंगे तो उनको लोग पहचानेंगे कैसे, ये सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब इनमें गुणसूत्रों का बंटवारा होने लगता है तो अनियमित बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है, अनियमित बंटवारा हो जाता है, या गलत ढंग से बंटवारा हो जाने के कारण संतान एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। लैंगिक जनन में कुछ लक्षण आपके मेल से आते हैं, कुछ लक्षण फीमेल से आते हैं, इस वजह से भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कई सारी भिन्नता के कारण हैं। जब गुणसूत्रों में अनियमित बंटवारा होगा या ज़्यादा चेंजेज हो जाएगा तो उसको म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन या परिवर्तन, अर्थात अपने जनक से वो इतना ज़्यादा भिन्न हो जाएंगे कि उनको नई जाति कहा जाने लगेगा। इतना भिन्न हो जाएंगे उनको कहीं नई जाति कहा जाएगा, या अपने जनक से कुरूपता उत्पन्न कर देंगे, अर्थात जनक से बिल्कुल ही भिन्न हो जाएंगे, ये लगेंगे ही नहीं कि वो इनकी संतानें हैं। इससे डिजीज हो जाती हैं अनेक प्रकार के। लाभकारी उत्परिवर्तन भी होते हैं और हानिकारक उत्परिवर्तन भी होते हैं। हानिकारक उत्परिवर्तन ज़्यादा होते हैं। अब रिप्रोडक्ट हमको मुख्यतः यहाँ क्या पढ़ना है, पौधों का में लैंगिक जनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने के पहले हम लोग पौधों के लैंगिक अंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पौधों के लैंगिक अंग के बारे में। पौधों में मुख्यतः जो लैंगिक और अलैंगिक पार्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं। लैंगिक पार्ट्स में आपका पुष्प, फल और बीज आता है। क्या आता है, पुष्प, फल और बीज, फ्लावर, फ्रूट और सीड। अब पुष्प, फूल और बीज के बाद पादप में बचता क्या है, फिर जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती क्या है, ये कायिक भाग है। क्या है, कायिक अंग है। इनको कायिक अंग या कायिक भाग कहते हो, और इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हो, अर्थात लैंगिक भाग हैं। पुष्पी पादप का मुख्य लैंगिक अंग, पुष्प जो होता है वो पादप का मुख्य लैंगिक अंग होता है। यानी पादप ही पुष्प का पौधे का मुख्य लैंगिक अंग है। पुष्प में निम्न भाग होते हैं। पहले पुष्प के भागों के बारे में समझते हैं। उसमें क्या होता है, सेपल। सेपल को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेपल ही कहते हैं। जो पुष्प बनता है, पुष्प के चारों तरफ, कली के पुष्प बनने से पहले चारों तरफ से घेरी हुई संरचना को क्या कहते हो, सेपल कहते हो। जबकि कली होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे ग्रीन कलर का पहले कली उसमें पैक होती है, वो कली को सुरक्षा प्रदान करता है, फिर वो धीरे धीरे फैलता है, तब जाके कली से पुष्प बनता है। तो पुष्प को जो या कली को जो संरचना घेरी रहती है उसी को क्या कहते हो, सेपल कहते हो। और दूसरा आपका क्या है, पेटल। पेटल को हिंदी में दल या दल चक्र कहते हैं। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं, पेटल, दल या दल चक्र कहते हैं। पुष्प का मुख्य आकर्षण इसी दल या दल चक्र के कारण होता है। सभी पुष्पों में इसके भिन्न भिन्न कलर और भिन्न भिन्न स्मेल होती हैं। अब दूसरा होता है पिस्टिल या कार्पेल। इसको आप लोग स्त्री केसर या गर्भ केसर भी कहते हो। क्या कहते हो, स्त्री केसर या गर्भ केसर। ये मादा जनन अंग होता है, यानी पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और कुछ पादपों में क्या होता है, पुंकेसर। क्या, पुंकेसर, ये नर जनन अंग होता है। अगर आप कभी पुष्प जैसे सूरजमुखी का पौधा लीजिए या फिर गुड़ाल का पौधा लीजिए, सूरजमुखी में देखिए जैसे ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका दलपुंज हो गया या दल चक्र हो गया। अब इसके बीच में ये आपका ओबम हो जाएगा, जिसको आप लोग स्त्री केसर या मादा जनन अंग कहोगे। और इस मादा जनन के अंग के ऊपर साइड में इधर क्या होगा, नर जनन अंग होगा। इनको आप लोग पुंकेसर भी कहते हो। क्या कहते हो, पुंकेसर। तो ये मुख्यतः चार भाग हुए आपके, सेपल, पेटल, पिस्टिल या कार्पिल और पुंकेसर। अब जो पुंकेसर होता है इसको नर जनन अंग कहते हैं, और जो पिस्टिल या कार्पिल होता है ये मादा जनन अंग होता है। अब सेपल के बारे में फिर से देखिए, ये जो सेपल होता है ये एक पुष्प में कई सेपल होते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से कैलिक्स या हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। एक पुष्प के में कई सेपल होते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से कैलिक्स या बाह्य दलपुंज कहते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, जो पुष्प होता है पुष्प में छोटी छोटी ऐसे पत्तियाँ निकली होती हैं साइड साइड में, जो पुष्प के खिलने के बाद भी उसमें लगी होती हैं। जैसे अगर आप बैगन का एग्जाम्पल देखिए, किसका, बैगन का जब आप खा लेते हो तो बैगन के पीछे ऐसे लगा होता है, कवर किए रहता है जो उसको, वही क्या है, ऐसे समझिए ये आपका ये पुष्प का अंडाशय हो गया, ये पुष्पासन हो गया। क्या हो गया, पुष्पासन। ड्राइंग मेरी थोड़ा अच्छी नहीं है। अब इस पुष्पासन के चारों तरफ ऐसे पत्तियाँ लगी होती हैं जो पुष्प को कवर किए रहती हैं। इस कवर की हुई संरचना को ही क्या कहते हो, ये जो साइड में होता है इसको क्या कहते हैं आप लोग, पेटल या दलपुंज कहते हो। क्या कहते हो, सेपल कहते हो। ये एक पुष्प में कई से, गुड़हल में मुख्यतः 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। एक सेपल में क्या होते हैं,
एक पुष्प में कई सेपल होते हैं जिनको सामूहिक रूप से क्या कहते हो, कैलिक्स कहते हो। क्या कहते हो, कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। जैसा नाम से स्पष्ट है, पुष्प के बाहर की ओर होगा। समझ गए ना। एक पुष्प में कई सारे सेपल होते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, कैलिक्स या बाह्य दलपुंज कहते हैं। कैलिक्स की संख्या भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न पुष्पों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा आपका होता है पेटल या दलचक्र। इनकी संख्या भी एक पुष्प में कई होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कुरोला या दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरोला या दलपुंज कहते हैं, कुरोला या दलपुंज। इनकी संख्या भी एक पुष्प में कई होती है। दूसरा आपका होता है पिस्टिल कार्पेल को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जायांग, जिसको आप पहले पढ़ चुके। पिस्टिल कार्पेल को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। यानी एक पुष्प में कई सारे होंगे तब इनको क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। जायांग के यूनिट को आप लोग क्या कहते हो, पिस्टिल कार्पेल, या पिस्टिल कार्पेल के यूनिट को जायांग कहोगे। अब दूसरा होता है पुंकेसर। अब पुंकेसर को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, एंड्रूसियम या पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रूसियम या पुमंग कहते हैं। और पिस्टिल या कार्पेल को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। अब ध्यान समझिए, एक पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम। जो कैलिक्स होता है उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, करोला को दलपुंज कहते हैं, एंड्रूसियम को हिंदी में पुमंग कहते हैं, गाइनोसियम को जायांग कहते हैं। यही 4 अंग पादप में मुख्यतः जनन में सहायक होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या समझें, पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में हमने अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन को देखा। पहले लैंगिक जनन को समझे, फिर अलैंगिक जनन को समझे। अब पादपों में लैंगिक जनन में अनेक प्रकार के सहायक अंग होते हैं। तो इस चैप्टर में, इस आपके वीडियो में हमने लैंगिक अंगों के बारे में पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम आपको लैंगिक अंगों से लैंगिक जनन होता कैसे है, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। सभी बच्चे इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।